तो इतनी भूमिका बाँधने का मकसद ये था कि मैं जानती हूँ ये जो फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम का जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको एक हल्का-सा सिस्ट है। सिस्ट हम बहुत सी स्त्रियों को हो जाता है और कभी खुद ब खुद डिज़ॉल्व भी हो जाता है और कभी सर्जिकली हल्का-सा, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है सर्जरी जिसके लिए इतना मातम मनाया जाए जितना उसने परेड करी। जब हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने पहले से ही प्रेस को बुला लिया और इस तरह से बहुत दुखी होते हुए गए ताकि लोग उन पर जूते ना फेंके कि अब तक कहाँ गायब थे तुम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये जंग चल रही है। या वाक़ई में जेन्युइन बन के कुछ नहीं बोला। तो इस इल्ज़ाम से बचने के लिए, इस सच्चाई से बचने के लिए उन्होंने ये पैंतरा चला कि चलो ये छोटी-सी प्रॉब्लम तो है ही, इसको तूल देकर खड़ा किया जाए ताकि हमारी वापसी धमाकेदार सिंपैथी के साथ हो जाए। जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, उनको तो ये बेवकूफ़ और बना सकते हैं। जो अंधभक्त हैं ना, जो सिर्फ़ इसलिए इस फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कन्वर्टेड औरत है, तो उनका तो कुछ इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो एनलाइटेंड लोग हैं, उनको तो ये बेवकूफ़ नहीं बना सकती। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये भी है कि फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम के समझदार लोग तो फ़ॉलोअर्स हैं ही नहीं, राइट? एक छोटा-सा सिस्ट रिमूव करवाने के लिए इतनी बड़ी कहानी बनाई। तो जो ये जनाब हैं, मुझे जनाब से कभी ख़ास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ा ये गेम खेलने वाला इंसान है तो वो है फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम। तो जनाब तो वही करता है जो मैडम उनको समझा देती हैं। तो जनाब ने आकर इस तरह कहानी सुनाई और ये भी साफ-साफ बताया है कि सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। ट्यूमर ट्यूमर बिनाइन और नॉन बिनाइन होते हैं, उन्हें सिस्ट कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तक कुछ गलत नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर लोग किस बात का मातम मना रहे हैं? एक छोटा-सा सिस्ट रिमूव होने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, दुनिया में आए दिन हिंदुस्तान में लोग इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से मरते हैं, आपको तब तरस नहीं आता उन पर? और इस छोटी-सी बात का बतंगड़ बनाकर इतनी बड़ी-बड़ी बातों को तूल दे रहे हो, कौन है ये फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम? क्या है इसका योगदान हमारी समाज में या हमारे हिंदुस्तान में? कुछ नहीं। उसके बावजूद इसको इतना बड़ा सर पे चढ़ा रखे हैं, किस लिए? पिछले गुज़िश्ता सालों में, करीब 2 सालों के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो हम सब स्त्रियों को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे होने के बाद या बच्चों के दौरान। मेरा हिस्टेरेक्टमी हुआ, उससे पहले मुझे प्रॉब्लम था। मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख लीजिएगा प्रीवियसली जाके, काफ़ी पहले बनाए हुए हैं 2-3 सालों में। मैंने अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करी है ताकि उसको इस तरह शेयर करी है ताकि जो भी स्त्री इस तकलीफ़ से गुज़र रही है, उसे थोड़ा-सा उसके बारे में कोई सहायता मिल सके, उसको कोई एक पॉज़िटिव तरीके से उसका हल मिल सके। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम थी जब स्मेयर टेस्ट क्या होते हैं, ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं, सर्विक्स क्या प्रॉब्लम होती है, हिस्टेरेक्टमी क्यों करवानी पड़ी मुझे। तो जब हिस्टेरेक्टमी होती है, मेरी 2022 में हुई थी, हिस्टेरेक्टमी में एक छोटा-सा सिस्ट नहीं निकाला जाता। उसमें पूरी की पूरी आपकी जो प्रजनन जिस्म का हिस्सा होता है, यूट्रस, गर्भाशय, ओवरीज़ और सर्विक्स, वो सब निकाला जाता है। तो मैं भी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था सिवाय मेरे दोस्तों के। मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसका बात का बतंगड़ बनाने से बेहतर अगर हम उसको बेचने के नज़रिए से ना देखें, तो अपनी ज़िंदगी से इंसान वो चीज़ों को हल करता है, बजाए कि जिस तरह से जनाब आके कहानियाँ सुना रहे हैं और वीडियोज़ बनवा रहे हैं, ये जो पीआर को बुला के पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। छोटी-सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना लोगों को जो पहले से ही बेवकूफ़ हैं। तो मेरे शरीर से तो पूरा का पूरा यूट्रस निकाला गया था और काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़री थी, लेकिन उसके बावजूद एक माँ जो होती है उसकी शक्ति, माँ जो होती है, एक नारी जो होती है वो एक दुर्गा होती है, दुर्गा रूप होती है। तो मैं 2 दिनों के अंदर ही घर वापस आई थी क्योंकि मेरे बच्चे थे, जो कि दोस्तों के भरोसे छोड़े थे। तो 2 दिन के अंदर ही मैंने अपनी आत्मशक्ति से इस प्रॉब्लम से लड़ा और घर पहुँची। ये मैडम का एक सिस्ट रिमूव हो रहा है, एक सिस्ट, एक छोटा-सा सिस्ट, कह सकते हैं कि इंटरनल पिंपल, उसके लिए इतनी बड़ी-बड़ी बात है। और वो भी तब जब उनके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, इतना बड़ा परिवार है। फ़ैज़ा बेगम का अपने मायके के लोग हैं, उसकी माँ है, उसके पिता हैं, ससुराल वाले सारे साथ रहते हैं। इतने बुरे भी नहीं हैं उसके ससुराल वाले, जितना लोग उसके उनके हमदर्द दिखा रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा पाल ही लेंगे।
अगर वो 2 दिन अस्पताल में है सिर्फ़ एक सिस्ट रिमूव करवाने के लिए, हाँ, आप कह सकते हैं कि आप कितनी बुरी इंसान हैं। आजकल सच्चे लोगों को बुरा ही कहा जाता है, ठीक है ना? सच बोलने वालों को बुरा ही कहा जाता है। मुझे फ़िक्र नहीं है, आप कहिए जी भर के, निंदक नेड़े राखिए, है ना? सुना होगा ना कबीर साहब का दोहा? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वही कहूँगी जो मुझे कहना है। तो ये छोटी-बड़ी बातों को हम आम स्त्रियाँ, हम आम हिंदुस्तानी स्त्रियाँ आए दिन इन प्रॉब्लमों से जूझती हैं और उससे डील करती हैं, लेकिन ये लोग अपना पैसा कमाने का ज़रिया बनाते हैं इन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को इतना तूल देकर। ये मैडम 2 दिन में घर वापस आ जाएगी, उसके बाद कहानी बनाएगी। फिर उनको लगता है ना सब भूल जाएँगे कि इन्होंने जब हिंदुस्तान इतने बड़े संकट से गुज़रा है, सिंदूर मिशन से गुज़रा था, तो इनका ज़ुबानों पर ताला लग गया था और जब आए भी थे तो झूठी-मूठी 2-4 लफ्ज़ बोलकर निबट गए थे, है ना? बहरहाल ये प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये प्रॉब्लम वाक़ई में क्या हो रहा है, उसकी है। वाक़ई प्रॉब्लम होती किसी के धर्म या मज़हब से, तो फिर नेहा फ़ैज़ी से भी प्रॉब्लम होती, है ना? नेहा फ़ैज़ी से, फ़ैज़ी से और ऐसे बहुत से लोगों से जो मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे हिंदुस्तान के प्रति कितने सच्चे हैं, कितनी निष्ठा रखते हैं, कितने बेहतरीन इंसान हैं, सिर्फ़ ये ज़रूरी है। अगर हमें प्रॉब्लम किसी के धर्म या मज़हब से होती, तो मैं कभी भी मिर्ज़ा गालिब से इतना मोहब्बत ना करती। रूमी मेरे सोलमेट ना होते, ज़ाकिर खान हमें इतना प्यारे ना होते, भगवान ना करे कि कभी ज़ाकिर खान को कुछ हो या नेहा फ़ैज़ी को कभी कोई तकलीफ़ आए या इंसान को सिर्फ़ अपने इंसान होने की पहचान सलामत रखनी चाहिए। बाकी जो मज़हब या धर्म है, वो आप अपने पर्सनल लेवल पर वो आपका पर्सनल निजी मामला है, उसको आपको समाज में आके बेचना या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर कभी किसी को ज़रा भी तकलीफ़ होगी, तो मैं दिल से प्रार्थना करूँगी कि ये प्रार्थना सुनी जाए और मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सईदा उस्मान, हुमा आई थिंक और ऐसे बहुत से अगर मैं नाम भूल भी रही हूँ तो जो कि एक बेहतरीन इंसान हैं, खुली सोच रखते हैं, इंसानों से प्यार करते हैं और सच को सच मानने की हिम्मत रखते हैं। वो सब वो सब मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा शामिल रहते हैं। सच बातों को बोलने की हिम्मत, कुव्वत रखिए, इस डर से कि आपको कोई क्या कहेगा, आपने अगर सच बोल दिया तो आपका चैनल नहीं चलेगा या आपने सच बोल दिया तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा, तो इस डर से बचें। हम एक बार ही जीते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं हम एक बार ही जीते हैं। तो इस जीवन में डर-डर के सच ना बोलिए। चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप सिख हों, चाहे आप मुसलमान हों, आप सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान हो। आपकी लॉयल्टी अपनी उस धरती से जुड़ी हो, अपने उस देश से जुड़ी हो जिसकी गोद में आप पल रहे हों। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी निष्ठा मेरी उस हर धरती के साथ जुड़ी रहेगी जहाँ पर मैं पली-बड़ी हूँ और जहाँ पर मुझे रोज़गार और सम्मान मिलता है। उसी तरह हर इंसान को यही महसूस करना चाहिए, यही अमल करना चाहिए, राइट? तो अपने ज़हन को कूड़े से ना भरिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए। मुझे नज़र की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे विज़ुअल इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से मैं जो एक किताबी कीड़ा हुआ करती थी, अभी नहीं इतना पढ़ पाती हूँ, तो मैं ऑडियो स्टोरीज़ सुनती हूँ। मुझे कोई ख़ास चैनल याद नहीं है ऑडियो स्टोरीज़ का, तो मैं बहुत सी ऑडियो स्टोरीज़ सुनती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और शुक्र है कि हमारे पास ये चांस है कि हम अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुन सकें, जो कि हमारे ज़हन को एक अजीब-सी खुशी से भर देती है। हमें हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से जोड़े रहती है, हमें इंसानी जज़्बातों से जोड़े रहती है और सच के लिए खड़े रहने की ताकत देती है। तो मैं सुनती हूँ हमेशा अपनी पसंदीदा इस्मत चुगतई साहिबा की कहानियाँ। मुझे इस्मत चुगतई बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। और शिवानी जी की कहानियाँ पढ़िए, सुनिए, मंटो की कहानियाँ पढ़िए, विमल मित्र की बहुत सी ऑडियो स्टोरीज़ है, सत्यजीत रे साहिब ने भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी हैं जिन्हें आप पसंद करेंगे सुनना और उसके अलावा भी बहुत से प्रेमचंद्र की कहानियाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो सब मौजूद हैं यूट्यूब पर। लचर तरह की चीज़ों से दूर रहिए और बेहतरीन चीज़ों को सुनिए, पढ़िए।
अपना वक्त दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही आकर। तब तक रखिए अपना ख्याल, और एक दूसरे का भी। जिए और जीने दें, लेकिन गलत को गलत कहें, सत्य को बोलने की हिम्मत रखें। नमस्कार। तो देखिए, मेरे बेडरूम में ये जो तस्वीरें लगी हैं दो, मिर्ज़ा गालिब साहब और रूमी। जी हाँ, मेरे कोई चाचा के बेटे नहीं हैं जिनकी मैंने तस्वीरें लगाई है। ये मेरे सोलमेट्स हैं, जिनकी मैं एक बेहतरीन इंसान होने के नाते कद्र करती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। वो क्या इंसान थे, इस वजह से वो मेरे बेडरूम की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो किस धर्म के थे। एक इंसान कैसा बेहतरीन इंसान है, उसके बेस पर उसको जज किया जाता है या किया जाना चाहिए।